का नाम है बिहारी लाल। अब आज मैंने पहले ही बोल दिया ये बिहार से नहीं थे, तो आज रिपीट नहीं करेंगे इस बात को। बिहारी ऐसा नहीं है कि बहुत खराब कवि हैं, राज दरबार के कवि थे, जयपुर के राजघराने में वो कविताएं लिखते थे। क्या होता है ना कि परिस्थितियों से व्यक्ति का चरित्र बनता है मोटे तौर पर, और जो राज दरबार में रहेगा और दरबार में उसको अच्छे से पता है कि अशर्फियां लुटाई जाएंगी सिर्फ इस बात पर कि मेरी कविता राजा और उसके चापलूसों को पसंद आई या नहीं आई। और राजा और उसके चापलूसों का मानसिक स्तर कैसा होता है आपको पता ही है। अगर आप उनको एकेडमिक कविता लिख के दिखाएंगे तो समझ नहीं पाएंगे। उन्हें चाहिए घोर लंपट पने वाली कविताएं। तो सबसे अच्छा कवि कौन माना जाएगा? जो लंपटों को सबसे ज्यादा लंपटत्व की प्राप्ति करवा सकता हो। तो बिहारी बहुत स्किलफुल कवि थे, उनमें क्षमताएं बहुत ज्यादा थी, तो उन्होंने उन लंपटों को खुश करने के लिए खूब अच्छी कविताएं लिखी। लंपट मस्त हो जाते थे एकदम, क्या लिखा है, क्या लिखा है, अद्भुत। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात। इस एक दोहे पर राजा जय सिंह ने बिहारी को 7 गांवों की जमींदारी प्रदान की थी, हीरे चांदी जवाहरात के अलावा। और गांव का मतलब छोटा गांव नहीं होता था उस जमाने में, जैसे गुड़गांव एक गांव है, ऐसे वाले गांव बड़े बड़े। इस एक दोहे पर 7 गांवों की जमींदारी मिली बिहारी को, ऐसा कहते हैं। और जमींदारी स्थायी व्यवस्था के रूप में, 1 साल के लिए नहीं। और वहां से लगान आ रहा है, बिहारी खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? कहत नटत रिझत खिजत, एक दोहा लिखा था। ये माहौल था। जब लंपट टाइप की कविता लिखने पर ऐसी जमींदारियां बट रही हो तो कवि क्या लिखेगा? वही तो लिखेगा। फिर राजा कह रहे कि थोड़ा और आगे बढ़ो यार, थोड़ा और लंपट टाइप का लिखो ना। बिहारी कह रहे मेरी तो कोई सीमा ही नहीं है, आप बताइए कहां तक बढ़ना है, लिख देते हैं। तो लिख रहे हैं। तो कमाल की कविताएं लिखी, बस सुन के आप दंग रह जाएंगे कि एक दोहे में इतना सारा कोई कैसे कह सकता है। जैसे एक बार राधा कृष्ण का मजाक करना है। वो राधा कृष्ण को मानते भी थे, एक राधा वल्लभ संप्रदाय था, उसके फॉलोवर भी थे बिहारी लाल। लेकिन श्लेष और यमक जैसे अलंकारों का चमत्कार खूब करते थे। तो एक लिखा, चिर जीवो जोरी जिरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा ये हलधर के बीर। सामान्य सी बात है कि राधा और कृष्ण में झगड़ा हो गया है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि चिर जीवो जोरी जुरे, इनकी जोड़ी जुड़ी रहे, चिरंजीवी रहे। क्यों न स्नेह गंभीर, इनके बीच में गंभीर किस्म का प्रेम क्यों न हो, होगा ही होगा, क्योंकि बराबर की टक्कर के लोग हैं। और दूसरी पंक्ति, को घटी, कौन कम है इनमें से, कौन घटा हुआ है इनमें से, ये वृषभानुजा। राधा वृषभानुजा है। वृषभानुजा का मतलब वृषभानु की बेटी है। उनके पापा का नाम क्या था? वृषभानु। को घटी ये वृषभानुजा, ये हलधर के बीर। हलधर बलराम को बोलते हैं, बीर होता है भाई। आज भी पंजाब में वीर जी कहते हैं भाई को, बीर मतलब भाई। कोई कम छोड़ना है। वृषभानु नामक महान व्यक्ति की बेटी ये है और बलराम नामक महान व्यक्ति का भाई ये है। राजा ने कहा बिहारी को समझ नहीं आया यार, मजा नहीं आ रहा है, अशरफी लेके बैठो, कुछ मजा है तो फेंकू तुम्हारी तरफ। बिहारी ने कहा इसमें श्लेष अलंकार है। श्लेष का मतलब एक ही वर्ड के 2 मीनिंग होते हैं। बोले समझाओ? बोले देखो, को घटिए वृषभानुजा, वृषभानु प्लस जा नहीं है, वृषभ प्लस अनुजा है, बैल की छोटी बहन है ये। वे हलधर के बीर, हलधर मतलब बैल, ये बैल का भाई है। दोनों बैल हैं। इन बैलों में झगड़ा ठीक से नहीं होगा, प्यार ठीक से नहीं होगा, तो किस में होगा? देखिए, एक दोहे में कमाल कर दिया। इस तरह का खेल चलता था उस दौर में। तो बिहारी का शिल्प कमाल का है। ऐसा शिल्प पूरे हिंदी साहित्य में अगर किसी की टक्कर है तो एक देव नाम के कवि हुए, वो भी लंपटत्व में उतने ही माहिर थे, उसी काल के थे, उसी समय के थे, वैसी ही कविताएं लिखते थे। भरी रही भनक भनक तार तानने की, झनक झनकता में चोरी चोरीन की, ऐसी कविताएं कि ध्वनियों से ही आपका मन करे छन छनन छनन जैसे होता ना, उस तरह का। इसको ध्वन्यात्मकता कहते हैं। उससे भरी कविताएं, कमाल की कविताएं लिखते थे।
पर दोनों को समाज कहां जा रहा है, भाड़ में जाए। नायक कहां जा रहा है ये देखो, आज किसके घर में घुसा ये देखो, बाकी से मतलब नहीं। नायिका के सौंदर्य पर ऐसा ऐसा लिख देंगे कि लोग दंग रह जाएंगे। अंग अंग नग जगमगती दीप सिखासी देह, दिया बुझाए हुए रहो बड़ो उजेरो गेह। कि नायिका का अंग अंग जगमगाता है, सौंदर्य चमक, मतलब गोरा रंग ऐसा है। दीप सिखासी देह, देह जो है दीपक की लौ जैसी चमकदार देह है। दिया बुझाए हुए रहो, दिया बुझा ही दो उसके घर के पास जाके, बड़ो उजेरो गेह, क्योंकि घर में वैसे चमक रहती है। ऐसा ही एक लंपट कवि हुआ पिछली शताब्दी में, उसने एक शेर लिखा, क्यों जला दी शम्मा बुझा दीजिए, आप काफी हैं रोशनी के लिए। तो अगर ये सच में हम इसका प्रयोग कर पाते तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कितना अच्छा होता, हमारी बिजली बचाने के लिए ये कितना अच्छा उपाय हो सकता था। ऐसा ऐसा लिखते हैं और इसी में उनको लगता है मस्त हो गया कि अब क्या। और जब बिहारी का मन नहीं माना, राजा बोले बड़ा अच्छा बताया यार, घर में बिजली की जरूरत नहीं है, वाह थोड़ा और बढ़ाओ इसको आगे। अगला बढ़ा के बोले, पतरा ही तिथि पाइए वाह घर के चहुओर, नित प्रति पुण्य ही रहे आनंद ओ उजास। नायिका के घर के आसपास पंचांग साथ में लेके जाना पड़ता है, क्योंकि वो चंद्रमा जैसी है, उसके आसपास हमेशा पूर्णिमा ही रहती है, पता ही नहीं लगता कि डेट कौन सी चल रही है। पंचांग से देखना पड़ता है कि आज कौन सी डेट है। ऐसे ऐसे हुए। अब आप मुझे बताइए कि ऐसे कवि को शिल्प में तो उनका कोई तोड़ ही नहीं है, कमाल के कवि है शिल्प में, पर आप ऐसे कवि को बहुत सीरियसली लेंगे क्या? दम नहीं है। और यदि साहित्य का मतलब सहित है, समाज का हित है, तो ये कविता चौपट टाइप की कविता है। एकाध एकाध अच्छा लिख दिया बीच बीच में उन लोगों ने, हालांकि भाभी मजाक करते थे, उस मजाक को लोगों ने कहा कि नहीं ये बहुत सीरियस मजाक था, इसको सीरियसली लेना चाहिए। जब लोगों ने कह दिया कि बिहारी को सामाजिक चेतना थी ही नहीं, तो एक व्यक्ति जिनके अंदर बड़ी इच्छा थी कि मैं हिंदी साहित्य में कुछ अनूठा काम करूं, उनका नाम था बच्चन सिंह। उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन जब चल रहा था ना, शुक्ल जी ने किताब लिखी हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके बाद 20 लोगों ने और लिख दिया, फिर बच्चन सिंह आए, उन्होंने अपनी किताब का नाम रखा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। लोगों ने कहा आए ये क्या हो गया, 21वां क्यों नहीं बोला, 28वां क्यों नहीं बोला, दूसरा क्यों? तो बोले आज तक सारे इतिहास या तो शुक्ल जी के फॉलो करते हुए लिखे गए हैं या उनका विरोध करते हुए, उनसे प्रभाव से कोई मुक्त नहीं है, किंतु अब चिंता ना करें, अब मैं आ गया हूं, इसलिए हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिख रहा हूं। उन्हीं बच्चन सिंह ने किताब लिखी बिहारी का नया मूल्यांकन, और उसने साबित कर दिया कि बिहारी घोर समाज सेवी किस्म के आदमी थे। और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देके समझाया कि देखे कई बार घबराहट होती है कि अगर इससे साबित हो तो फिर तो बात ही क्या है। कुछ कुछ वैसा कि आप सड़क पर चल रहे थे, आपने किसी चला, ओए रुक, वो रुका, उसका एक्सीडेंट होने से बच गया, और आपने कहा देखा बचा लिया ना मैंने। कुछ ऐसे इस तरह की व्याख्याओं से बिहारी को समाज सेवी साबित किया गया। और बिहारी ने क्या किया, उनके राजा जय सिंह थे, एक बार एक राजा भी वैसा ही था, नायिकाओं के प्रभाव में रहता था हमेशा। एक बार एक बहुत कम उम्र की नायिका के प्रभाव में ऐसा फंसा, मतलब ये तो बाल शोषण का आरोप लगना चाहिए था बेसिकली। सारे सामंत सारे दरबारी परेशान कि राजा जी हमसे मिलते ही नहीं, टाइम ही नहीं देते हमें, दिन भर वो व्यस्त रहते हैं अपने ही प्रेम की प्रक्रियाओं में, कैसे उनसे मिलें, राजकाज कैसे चले। तब लोग बिहारी के पास गए, बिहारी जी आपकी बात सुनते हैं, आप बोलिए ना। बिहारी बोले यार मेरी जो बातें सुनते हैं अभी तो वो बात भी नहीं सुनेंगे, मैं खुद लंपट वाली बात करता हूँ, वही सब अभी उनके जीवन में चल रहा है। फिर बोले अच्छा मैं ट्राई करता हूँ, एक दोहा लिख के भेजा, उसको बिहारी की सामाजिक चेतना मान लेते हैं। दोहे का भाव ये है कि भाई अभी तो जिस नायिका के जाल में आप फंसे हैं, अभी तो उसकी उम्र भी कम है, जब वो धीरे धीरे और समझदार होगी, मैच्योर होगी, तो आप पर कितना अंकुश लगा लेगी और राजकाज तो खत्म ही हो जाएगा। कुछ तो समझो, अली कली ही सौ बंध्यो आगे कौन हवाल। कहते हैं कि उस दोहे को पढ़कर जय सिंह की आंखें खुल गईं और जय सिंह बाहर आए और बोले कि मैं भूल गया था, अब मैं राजकाज पे ध्यान दूंगा। तो लोगों ने कहा बिहारी लाल ने राजकाज को बचा लिया है,
जयपुर राजघराने को बचा लिया है। ऐसी टाइप की ढूंढनी पड़ती है सामाजिक चेतना। अब मैं एक दोहा सुनाता हूं बिहारी का, आप बताइए कि सामाजिक चेतना है या लंपट वाली चेतना काम कर रही है। व्याख्या तो आप कुछ भी कर सकते हैं उसकी। अच्छा, कोई ज्योतिषी पर व्यंग्य करे तो इसको आप सामाजिक चेतना मान सकते हैं कि ज्योतिष अंधविश्वास पर व्यंग्य किया, ठीक है। तो ज्योतिषी पर व्यंग्य है। व्यंग्य क्या है? चित्त पितुमारक जोग गुनी भयो भय सुत सोग, फिर हुलस्यो जिये जोईसी समुझे जारद जोग। कुछ पल्ले नहीं पड़ा हुआ आप लोगों को, ब्रजभाषा है। जब आप बिहारी को पढ़ेंगे ये सब फिर से आपके सामने लौट के आएगा, तब ज्यादा समझ में आएगा। अभी तो मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूं कि शिल्प की महानता के बावजूद कोई लेखक महान नहीं भी हो सकता है। अब मैं इसका अर्थ बताता हूं। आप लोग एक कुर्सी पकड़ के बैठे ताकि हंसते हुए गिर ना जाए नीचे, पेटियां बांध लें ताकि गिर ना जाए। ज्योतिषी का मजाक है। ज्योतिषी ने अपने बेटे की कुंडली देखी है, चित्त पितु मारक जोग गुनी, और उसका कलेजा धक से रह गया क्योंकि बेटे की कुंडली में पितु मारक योग है। पितु मारक समझ रहे होंगे ना कि बाप मरेगा इसका जल्दी। इस बच्चे की कुंडली में देखा इसका बाप मरने वाला है। अब कलेजा धक से रह गया कि अरे मेरे बेटे की कुंडली में ऐसा योग आ गया। तो चित्त पितु मारक जोग गुनी भयो भय सुत सोग, डर गया है ऐसा पुत्र क्यों हुआ, ये दुख उसके मन में होने लगा है। फिर हुलस्यो, फिर अचानक खुश हो गया। जिये जोईसी, जब उसको ये बात समझ में आई, जब उसने इस चीज को देखा, समुझे जारद जोग, और देखा अच्छा इसकी कुंडली में जारद जोग भी है, जारद योग भी है। आप नहीं समझ पा रहे अभी भी, हंसना तो दूर की बात है, समझ नहीं पा रहे। जारद योग का मतलब है कि ये बच्चा अवैध संतान है। अब आप मुझे ये बताएं, आपको मजा तो बहुत आ गया है ना, खूब मजा आ गया आप लोगों को समझ के। अब आप ये बताएं कि ऐसे कवि को आप महान कवि कहना चाहेंगे? ये तो मजे ले रहा है बेसिकली समाज के। इस दोहे के पीछे राज दरबार में दोहा सुनाया इसने। ये दोहा लिखने के पीछे सामाजिक चेतना काम कर रही थी या अशरफी चेतना काम कर रही थी? अशरफियां मिलेंगी। राजा लंपट है, हंसेगा जोर जोर से, दरबारी हंसेंगे कि वाह यार क्या लिखा, ले अशरफिया ले जा। और सारे कवि रीतिकाल में ऐसे खड़े होते थे कि थोड़ा सा अशरफी मिल जाए, ऐसे ऐसे टॉमी शेक हैंड टॉमी, तो टॉमी शेक हैंड कर देगा।